आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। आज के हवा महल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रेमचंद की कहानी प्रायश्चित का पहला भाग। स्वर अमरकांत दुबे का है और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की है। दफ्तर में जरा देर से आना अफसरों की शान है। जितना ही बड़ा अधिकारी होता है उतनी ही देर में आता है और उतने ही सवेरे जाता भी है। चपरासी की हाजिरी 24 घंटे की, वो छुट्टी पर भी नहीं जा सकता, अपना एवज देना पड़ता है। खैर, जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल 11 बजे दफ्तर आए तब मानो दफ्तर नींद से जाग उठा। चपरासी ने दौड़कर पैरगाड़ी ली, अर्दली ने दौड़कर कमरे की चिक उठा दी और जमादार ने डाक की किश्त मेज पर लाकर रख दी। मदारी लाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग फक पड़ गया। वे कई मिनट तक आश्चर्यचकित हालत में खड़े रहे, मानो सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो गई हों। उन पर बड़े बड़े आघात हो चुके थे, पर इतने बदहवास वे कभी न हुए थे। बात ये थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जो जगह 1 महीने से खाली पड़ी थी, सरकार ने सुबोध चंद्र को वो जगह दे दी। और सुबोध चंद्र वह व्यक्ति था जिसके नाम से ही मदारी लाल को घृणा थी। वो सुबोध चंद्र जो उनका सहपाठी था, जिन्हें जक देने को उन्होंने कितनी ही चेष्टा की पर कभी सफल न हुए थे, वही सुबोध आज उनका अफसर होकर आ रहा था। सुबोध की इधर कई सालों से कोई खबर न थी। इतना मालूम था कि वो फौज में भर्ती हो गया था। मदारी लाल ने समझा था वहीं मरा गया होगा, पर आज वो मानो जी उठा और सेक्रेटरी होकर आ रहा था। मदारी लाल को उसकी मातहती में काम करना पड़ेगा, इस अपमान से तो मर जाना कहीं अच्छा था। सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें अवश्य ही याद होंगी। मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाए, झूठे आरोप किए, बदनाम किया। क्या सुबोध सब कुछ भूल गया होगा? नहीं, कभी नहीं। वो आते ही पुरानी कसर जरूर निकालेगा। मदारी बाबू को अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय न सूझता था। मदारी और सुबोध के ग्रहों में ही विरोध था। दोनों एक ही दिन एक ही शाला में भर्ती हुए थे और पहले ही दिन से दिल में ईर्ष्या और द्वेष की वो चिंगारी पड़ गई जो आज 20 वर्ष बीतने पर भी न बुझी थी। सुबोध का अपराध यही था कि वो मदारी लाल से हर बात में बड़ा हुआ था। डील डॉल, रंग रूप, रीत व्यवहार, विद्या बुद्धि, ये सारे मैदान उसके हाथ थे। मदारी लाल ने उसका ये अपराध कभी क्षमा न किया। सुबोध 20 वर्ष तक निरंतर उनके हृदय का कांटा बना रहा। जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गए, तब उनका चित्त शांत हुआ। किंतु जब ये मालूम हुआ कि सुबोध बसरे जा रहा है, तब तो मदारी लाल का चेहरा खिल उठा। उनके दिल से ये पुरानी फांस निकल गई। पर हतभाग्य, आज वो पुराना नासूर शतगुण टीस और जलन के साथ खुल गया। आज उनकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी। ईश्वर इतना अन्यायी है, विधि इतना कठोर। जब जरा चित्त शांत हुआ, तब मदारी ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। सुबोध चंद्र वे आदमी नहीं है जो भूलों को क्षमा कर दें। एक क्लर्क ने पूछा, क्या वो बहुत सख्त हैं? मदारी लाल ने मुस्कुराकर कहा, वो तो आप लोगों को 2-4 दिन में ही मालूम हो जाएगा। मैं अपने मुंह से किसी की क्यों शिकायत करूं? बस चेतावनी दे दी है कि जरा हाथ पांव संभाल कर रखिएगा। आदमी योग्य है पर बड़ा ही क्रोधी और दंभी। गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है,
खुद हजारों हजम कर जाए और डकार तक न ले, पर क्या मजाल कि कोई मातहत एक कौड़ी भी हजम कर पाए। ऐसे आदमी से तो ईश्वर ही बचाए। भाई मैं तो सोच रहा हूं कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। दोनों वक्त घर पर हाजिरी बजानी होगी। आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं, सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाजार से सौदा सुलभ लाएगा और कोई उन्हें अखबार सुनाएगा, और चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही ना हो। इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोध चंद्र की तरफ से भड़काकर मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया। इसके एक सप्ताह बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे। तब स्टेशन पर दफ्तर के सारे कर्मचारियों को हाजिर पाया। सब उनका स्वागत करने आए थे। मदारी लाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले, अरे भाई तुम खूब मिले, यहाँ कैसे आए? ओ, आज एक युग के बाद भेंट हुई है। मदारी लाल बोले, यहाँ जिला दफ्तर के बोर्ड में हेड क्लर्क हूँ। आप तो कुशल से हैं। सुबोध ने कहा, हाँ जी, मेरी ना पूछो। बसरा, फ्रांस, मिस्र और न जाने कहाँ कहाँ मारा फिरा। तुम दफ्तर में हो? अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मेरी तो समझ में ही ना आता था कि कैसे काम चलेगा। मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ, मगर जहाँ जाता हूँ मेरा सौभाग्य ही मेरे साथ जाता है। बसरे में सभी अफसर खुश थे। फ्रांस में भी खूब चैन किए। 2 साल में कोई 25,000 रुपए बना लाया और सब उड़ा दिए। वहां से आकर कुछ दिन कोऑपरेशन दफ्तर में मटर गश्ती करता रहा। अब यहाँ आया तो तुम मिल गए। अच्छा, ये लोग कौन हैं? मदारी के हृदय में बर्छियां सी चल रही थीं। दुष्ट 25,000 रुपए बसरे से कमा लाया, यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए और 500 भी न जमा कर सके। बोले, ये लोग बोर्ड के कर्मचारी हैं, सलाम करने आए हैं। सुबोध ने उन सब लोगों से बारी बारी से हाथ मिलाया और बोला, आप लोगों ने व्यर्थ ये कष्ट किया। बहुत आभारी हूँ। मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत न होगी। मुझे अपना अफसर नहीं, भाई समझिए। आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड की नेकनामी हो और मैं भी सुरखुरू रहूं। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे बड़े पुराने मित्र और लंगोटिया यार हैं। एक वाक चतुर क्लर्क ने कहा, हम सब हुजूर के ताबेदार हैं, यथाशक्ति आपको असंतुष्ट न करेंगे, लेकिन आदमी ही हैं, अगर कोई भूल हो भी जाए तो हुजूर उसे क्षमा करेंगे। सुबोध ने विनम्रता से कहा, यही मेरा सिद्धांत है और हमेशा से यही सिद्धांत रहा है। जहां रहा मातहतों से मित्रों का सा ही व्यवहार किया है मैंने। हम और आप दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम हैं। फिर रौब कैसा और अफसरी कैसी। हाँ, हमें नेक नियत के साथ अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। जब सुबोध से विदा होकर कर्मचारी लोग चले गए, तब आपस में बातें होने लगी। आदमी तो अच्छा मालूम होता है। हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था सबको कच्चा ही खा जाएगा। पहले सभी ऐसे ही बातें करते हैं। अरे दिखाने के दांत हैं। सुबोध को आए 1 महीना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपरासी सभी उसके बर्ताव से खुश थे। वो इतना प्रसन्न चित्त है, इतना नम्र है कि जो उससे एक बार मिलता है सदैव के लिए उसका मित्र हो जाता है। कठोर शब्द तो उसकी जबान पर आता ही नहीं। इनकार को भी वो अप्रिय नहीं होने देता, लेकिन द्वेष की आंखों में गुण और भी भयंकर हो जाता है। सुबोध के ये सारे सद्गुण मदारी लाल की आंखों में खटकते रहते हैं। उसके विरुद्ध कोई न कोई गुप्त षड्यंत्र ही रचते हैं। पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, सफल न हुए। बोर्ड के मेंबरों को भड़काना चाहा, मुंह की खाई। ठेकेदारों को उभारने का बीड़ा उठाया, लज्जित होना पड़ा। वे चाहते थे कि भुस में आग लगाकर दूर से तमाशा देखें। सुबोध से यूं हंसकर मिलते, यूं चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं मानो उसके सच्चे मित्र हैं, पर घात में लगे रहते। सुबोध में सब गुण थे, पर आदमी पहचानना न जानते थे। वे मदारी लाल को अब भी अपना दोस्त ही समझते हैं। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए, तब कुर्सी खाली देखी। वे किसी काम से बाहर चले गए थे।
उनकी मेज पर 5,000 के नोट पुलिंदों में बंधे हुए रखे थे। बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे, उसी के दाम थे। ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था। आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपए मंगवाए थे। मदारी लाल ने बरामदे में झांक कर देखा, सुबोध कहीं ना था। उनकी नीयत बदल गई। ईर्ष्या में लोभ का सम्मिश्रण हो गया। कांपते हुए हाथों से पुलिंदे उठाए, पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। चपरासी को पुकार कर बोले, बाबूजी भीतर हैं। चपरासी आज ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला हुआ था। सामने वाले तमोली के दुकान से आकर बोला, जी नहीं, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं, अभी अभी तो गए हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, ये मिसल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क मिसल लेकर चला गया। जरा देर में लौटकर बोला, सेक्रेटरी साहब कमरे में न थे, फाइल मेज पर रखाया हूं। मदारी लाल ने मुंह सिकोड़कर कहा, कमरा छोड़कर न जाने कहां चले जाया करते हैं, किसी दिन धोखा उठाएंगे। क्लर्क ने कहा, उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा और कोई जाता ही कौन है? मदारी लाल ने तीव्र स्वर में कहा, तो क्या दफ्तर वाले सबके सब देवता हैं? कब किसकी नियत बदल जाए कोई नहीं कह सकता। अरे मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छे अच्छों की नियतें बदलते देखी हैं। इस वक्त हम सभी साह हैं, लेकिन अवसर पाकर शायद ही कोई चूके। मनुष्य की यही प्रकृति है। अच्छा चलिए, आप जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए। क्लर्क ने टाल कर कहा, हाँ? अरे चपरासी तो दरवाजे पर बैठा हुआ है। मदारी लाल ने झुंझलाकर कहा, आपसे जो कहता हूं वो कीजिए भाई। कहने लगे, चपरासी बैठा हुआ है। चपरासी कोई ऋषि मुनि है? चपरासी ही को छोड़ा दे है? तो आप क्या कर लोगे उसका? जमानत भी है तो 300 की है, यहां एक एक कागज लाखों का है। ये कहकर मदारी लाल खुद उठे और दफ्तर के द्वार दोनों तरफ से बंद कर दिए। जब चित्त शांत हुआ तब नोटों के पुलिंदे जेब से निकालकर एक अलमारी में कागजों के नीचे छिपाकर रख दिए। फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबोध चंद्र कोई घंटे भर में लौटे, तब उनके कमरे का द्वार बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, मेरा कमरा किसने बंद कर दिया? क्या मेरी बेदखली हो गई है? मदारी लाल ने खड़े होकर मृदु तिरस्कार दिखाते हुए कहा, साहब गुस्ताखी माफ हो, आप जब कभी बाहर जाएं, चाहे एक ही मिनट के लिए क्यों ना हो, तब दरवाजा बंद कर दिया करें। आपकी मेज पर रुपए, पैसे, सरकारी कागज पत्तर बिखरे पड़े रहते हैं, न जाने किस वक्त किसकी नियत बदल जाए। अब मैंने अभी सुना कि आप कहीं गए हैं तो दरवाजे बंद कर दिए। सुबोध चंद्र द्वार खोलकर कमरे में गए और सिगार पीने लगे। मेज पर नोट रखे हुए हैं इसकी खबर ही न थी। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की कहानी प्रायश्चित का पहला भाग। स्वर अमरकांत दुबे और प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। विविध भारती की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि अगले हफ्ते आज ही के दिन सुनो कहानी में आप सुनेंगे इस कहानी प्रायश्चित का दूसरा भाग। सुनो कहानी। आप सुन रहे हैं विविध